Hello everyone, welcome to BKG classes. Today we are going to start the fundamental unit of life. ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग हमको दिया हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या मतलब होता है इस वर्ड का? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फंडामेंटल वर्ड का मतलब. तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक. फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है? बेसिक. तो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट, उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर हमको बताई जा रही है. ठीक है, इसीलिए चैप्टर का हेडिंग दिया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या यूँ बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो लाइफ की बेसिक यूनिट है क्या? तो हम बोलेंगे लाइफ की बेसिक यूनिट सेल है. ठीक है, अब इस सेल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर फंगस हो, हम यहाँ पर सभी के नाम लिख सकते हैं. जैसे कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई फंगस हो, उन सभी में क्या होती है? उन सभी का स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल्स. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बना रही है? स्ट्रक्चर बना रही है. साथ ही साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन भी यही परफॉर्म कर रही है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सपोज हम अगर किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है या प्लांट में होने वाले सारे फंक्शन है, वो एक्चुअल में कौन करेगा? सेल करेगी. इसीलिए सेल को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हैं. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर, हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से. हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो सब किसके कारण हो रही है? सेल के कारण. इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया. कैसे डिस्कवर किया वो भी हमको समझ लेना चाहिए. तो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया. उन्होंने खुद अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसको बोला गया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाला नहीं था. माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल या एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. माइक्रो मीन्स स्मॉल. ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया? रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया. जब उन्होंने प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप में किसको ऑब्जर्व किया? पेड़ का जो बार्क होता है, या हम बोल सकते हैं कॉर्क, बार्क या कॉर्क को जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ये सब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं. इनको हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक हनीकॉम्ब. एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है या हनीकॉम्ब जो होता है, तो उसके जैसा ये दिखाई दिया. ठीक है, तो दिस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब बार्क को या कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस स्ट्रक्चर्स वर एक्चुअली सेल. यही स्ट्रक्चर क्या है? सेल. नाउ ये टर्म क्यों दिया गया? सेल टर्म क्यों दिया गया? तो यहाँ पर हम एक छोटा वर्ड याद रख सकते हैं जिसको बोला जा रहा है सेल्यूला. तो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सेल्यूला, और इस सेल्यूला वर्ड का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स. तो ये सब कैसे दिख रहे हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट के जैसे. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो हैं इनको क्या बोल दिया गया? सेल. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो बार्क होती है या जो कॉर्क होती है, इसमें कैसी सेल्स होती है? डेड सेल्स. इसमें कैसी सेल्स हैं? डेड सेल्स. तो इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किस तरह की सेल है? डेड सेल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता होना चाहिए. पहली चीज़ हमने देखी कि इस चैप्टर का हेडिंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों दिया गया. तो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन सेल? तो वी कैन डिफाइन सेल
इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसको डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया है अपने बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने बार्क या कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उनको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, और ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें ये सब छोटी छोटी यूनिट्स क्या है, सेल। और इसीलिए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है सेल्ला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स या लिटिल कंपार्टमेंट्स, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सेल। ठीक है, ओके। सो नाउ हम कुछ डिस्कवरीज के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। किस ईयर में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, तो हम याद रख सकते हैं 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो हम बोलेंगे ए.वी. लिवेनहॉक, या इनका पूरा नाम है एंटन वॉन लिवेनहॉक। और ये इन्होंने कब किया था, तो ये किया था इन्होंने 1674 में। ठीक है, कैसे किया था, तो हम बोल सकते हैं इन्होंने तालाब का जो पानी है, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में एंटन वॉन लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कौन से ईयर में, 1831 में। देखो आप, 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी हुई, 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, और 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, पुरकिंजे, जो अगला नाम उनको दिख रहा है वो है पुरकिंजे। इन्होंने एक टर्म दिया था, पुरकिंजे गेव टर्म प्रोटोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस। सेल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है उसका न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री है उसको तो हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है उसका न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। यही हमसे पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा भाग, ये जो भाग रहेगा इसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट जो रहेगा उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरह से ये चारों डिस्कवरीज हम याद रख सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, ये रॉबर्ट हुक हैं। एंटन वॉन लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में, जो इमेज दिख रही है वो लिवेनहॉक की है। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में, ये रॉबर्ट ब्राउन हैं। और पुरकिंजे जो है इन्होंने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो पूरा कंटेंट रहेगा ये साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट जो रहेगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आप देख पा रहे हैं वो पुरकिंजे। तो अब हम समझते हैं द सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी, हु गेव सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लाइडेन एंड शॉन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, श्लाइडेन एंड शॉन, या टू बी करेक्ट हम इनको बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, क्योंकि इनमें एक जो है वो जूलॉजी और दूसरा जो है वो बॉटनी से रिलेटेड है ना। सेल थ्योरी इन दोनों ने दी थी, एक ने प्लांट के लिए दी थी, एक ने एनिमल के लिए। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बोला। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंगस एक्सेट्रा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी, जैसा हमने पहले भी देखा कि स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होगी, सेल से मिलकर बनी होगी। ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है जो इन दोनों ने बताया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये श्लाइडेन एंड शॉन है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इस थ्योरी को एक्सपांड किया, एक और अलग नाम हमको उसके लिए याद रखना पड़ेगा, इसने रडल्फ वर्को। थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट जो है वो श्लाइडेन एंड शॉन ने दिया। क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। लेकिन इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया किसने, रडल्फ वर्को ने। उन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया इस थ्योरी में। क्या बोला कि जितनी भी नई सेल बनती है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स बनती है वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब जो सेल पहले से प्रेजेंट हो। नाउ सपोज ये एक कोई सेल है, ये एक सेल है, अगर ये डिवाइड हो जाए, अगर ये डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, दो नई सेल बन जाएगी। ये डिवाइड हो गई तो दो नई सेल बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेल है, ये कौन सी सेल हुई, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो दो नई सेल बनी है ये किससे बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो बन रही है। तो जितनी भी नई सेल बनती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किसने बताया, रडल्फ वर्को ने बताया। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बन गई। नाउ ये अगर सेल की बात करें इस सेल की, तो ये भी किसी और सेल से बनी होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और वो किसी और से। नाउ नो वन नोज अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल वाज अराइव्ड ऑन अर्थ, बट ये हमको ज़रूर पता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनती। ये सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट्स हमको याद रखना है। अब हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ, ये ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं किस बेस पर, सेल के नंबर के बेस पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है यूनी, यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी मीन्स सिंगल। इसका मतलब ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, सिंगल सेल हो, एक ही सेल हो, और इसीलिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल दिया जाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही सेल है उनको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अमीबा, जो हमने पहले भी कई बार नाम सुना हुआ है अमीबा का। इसके अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसके अलावा बैक्टीरिया, ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल है और वो एक ही सेल उनकी बॉडी है, पूरी वो जो सेल है वही स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, या इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अपोजिट दूसरे तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर भी एक वर्ड है मल्टी, मल्टी मीन्स मैनी। तो यहाँ पर इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें कई सारी सेल्स ने मिलकर पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैनी सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, मैनी सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो कई सारी सेल्स जो है उन्होंने साथ में मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई है। पूरे बॉडी को जो है ऑर्गेनिज्म की किसने बनाया, कई सारी सेल्स ने। यहाँ पर एक ही सेल थी, यहाँ पर कई सारी सेल्स है। और इसमें हम एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब इसके एग्जांपल है, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल्स होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें कई सारी सेल्स हैं और उन सेल्स ने मिलकर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाई। अब हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने लिखा हुआ है, द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। इस पॉइंट का मतलब क्या है, हर एक सेल जो होती है उसका शेप और साइज अलग अलग होता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन पे। अगर कोई सेल मैसेजेस कंडक्ट करने का काम करती है तो वो एलोंगेटेड रहेगी, अगर किसी को लेयर बनाना है तो वो थिन रहेगी। जैसे आप अलग अलग सेल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें आरबीसी है, यहाँ पर प्लांट की सेल भी है, यहाँ पर कुछ डब्ल्यूबीसीज भी है, नर्व सेल्स भी है। नाउ नर्व सेल्स क्या होती है, ब्रेन में होती है, और वो मैसेजेस को कंडक्ट करने का काम करती है। क्योंकि मैसेजेस कंडक्ट करना है तो वो जितनी एलोंगेट होगी उतना बेटर होगा मैसेज कंडक्ट करना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितनी भी सेल्स होती है उनका क्या फंक्शन है उसके हिसाब से उसका शेप और साइज डिसाइड होता है। और साथ ही साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सारी सेल्स का काम बटा हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम बटा हुआ होना, मतलब जितनी भी सेल्स रहती है उनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है और वो वही काम करती रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ। उनका फंक्शन कभी बदलता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा सेल के अंदर में और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को और क्या बोला जाता है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी पोजीशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की, ये एक आउटर कवरिंग हो गई और बाहर के एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट रखने का काम है इस लेयर का। तो इसी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन यहाँ पर रहेगा, ये जो फ्लूइड पोर्शन रहेगा इसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म, इसको बोल दिया जाएगा साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा फ्लूइड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जनरली सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जनरली सेंटर में होता है, किसी किसी सेल में इसकी पोजीशन साइड में भी हो सकती है लेकिन जनरली सेंटर में ही होता है। तो किसी भी सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तीनों क्या हैं, तो हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड पोर्शन है, इसको हमने साइटोप्लाज्म बोला हुआ है, और सबसे सेंटर में ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये 3 पार्ट्स है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे पार्ट सेल के अंदर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। नाउ व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? तो सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऐसे सारे पार्ट्स होते हैं जो सेल की हेल्प करते हैं फंक्शनिंग में, जिनमें हम याद रख सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावा हम याद रख सकते हैं वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस। तो ऐसे कई सारे होते हैं, इनको अभी हमने केवल समझने के लिए नाम लिखे हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए अगर कि सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं, तो हम बताएंगे सेल ऑर्गेनल सेल के वो पार्ट्स हैं जो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, सेल को क्या काम करना है उसमें हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, तो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एटीपी बनाने का काम करता है, रेस्पिरेशन में या फिर एटीपी बनाने का काम करता है। इसी तरह से वैक्यूल जो है वो स्टोरेज का काम कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनल जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक तो ये 3 पार्ट्स हैं, बट इनके अलावा भी कुछ और पार्ट्स हो सकते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर डिफ्यूज़न। कई लोगों को ये परेशानी रहती है कि डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, बेसिक सा डिफरेंस है। पहले हम डिफ्यूज़न समझ लेते हैं। तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। पहले तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब सडन, सडनली कोई भी सब्सटेंस अगर मूव करता है, कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर वो सब्सटेंस ज़्यादा है उस जगह से वो कहाँ मूव कर रहा है, टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब अगर कोई सब्सटेंस कहीं पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न होता किसका है, तो जनरली डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस और लिक्विड्स का होता है, गैसेस एंड लिक्विड्स का। सपोज हम यहाँ पर एक बीकर कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक बीकर है और इस बीकर में भरा हुआ है पानी, वाटर। इस बीकर के अंदर हमने जो है वो वाटर को फिल कर दिया। तो ये बीकर है और यहाँ पर वाटर है ना। हमने इसमें प्लेस कर दिया कोई सेल को, एक सेल को यहाँ पर अपन ने रख दिया है। तो क्या होगा, क्योंकि सेल के अंदर तो पानी कम है, वाटर जो है वो सेल के अंदर कम है, और बाहर बीकर में क्या है, वाटर ज़्यादा है। दैट मीन्स वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। सेल के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट सेल के अंदर क्या है, सेल के बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफ्यूज़न। गैसेस में कौन सी, जनरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस का मूवमेंट या डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न का मतलब सडन मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। कहाँ से कहाँ, रीजन जहाँ उसका कंसंट्रेशन हाई है, उस रीजन से जहाँ उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिफ्यूज़न। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा एक बीकर बनाकर
ओके, तो डिफ्यूजन के बाद अब हम जो नेक्स्ट चीज समझ रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस वर्ड पे फोकस करना है, वाटर मॉलिक्यूल। हमने ऑलरेडी बोला कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मूवमेंट होता है तो वो डिफ्यूजन, लेकिन स्पेसिफिकली अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसका मतलब हुआ कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में डिफ्यूजन का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है? वाटर। तो अगर वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखने की है कि ये जो डिफ्यूजन होता है, ये जो ऑस्मोसिस होता है वाटर का, वो किसके थ्रू होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? तो एक्चुअल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब वाटर का मूवमेंट होता है हाई से लो की तरफ, तो उसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेल है जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस हुआ। हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? पानी ज़्यादा है, जबकि यहाँ अंदर की तरफ जो पानी है वो क्या है? कम है। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा? वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर वाटर का मूवमेंट जो है वो हाई से लो की तरफ हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। जो प्लांट सेल्स होती है वो वाटर को एक्वायर करती है इसी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो मतलब अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का किस मेम्ब्रेन के थ्रू? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ पर पानी कम है जबकि यहाँ ज़्यादा है, मतलब एक जैसा तो नहीं है ना, डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना। और कॉन्सेंट्रेशन में अगर डिफरेंस होगा तभी क्या हो पाएगा? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहा तो कभी भी ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ये बोले कि नेट फ्लो नहीं हो पाए। तो इस तरह से हमने समझा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस। तो अभी हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ लिया। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बाद हमको पढ़ना है 3 अलग अलग तरह के सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो होता है वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो होता है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों में बेसिक सा डिफरेंस है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, हम इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझने के लिए यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक बीकर है, ये एक बीकर है फॉर एग्जाम्पल, और इस बीकर के अंदर हमने फिल कर दिया है वाटर। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सेल को रख दिया है। मान लिया कि ये एक सेल है, लेकिन इस सेल के अंदर पानी नहीं है, तो क्या होगा? अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ा कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से वो मूव करता है किस तरफ? जहाँ पानी कम होता है। मतलब सेल के अंदर पानी जाएगा, कहाँ से जाएगा? बीकर में से। और इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। पर इसके कारण क्या होगी? सेल विल स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। क्यों स्वेल हो जाएगी? क्योंकि उसने क्या कर लिया? वाटर गेन कर लिया। कहाँ से? बाहर से। तो इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंटेंट क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए फिर से हम एक और बीकर बना रहे हैं। ये एक बीकर है, लेकिन यहाँ इस बार जो हमने सेल रखी हुई है, इस सेल के अंदर वाटर क्या है? ज़्यादा है। सेल कंटेन मोर वाटर, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है। अब बोलेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्यों? क्योंकि यहाँ जो बाहर सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है कोई सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्ट भी हो सकता है और शुगर भी हो सकती है। तो इसमें जो है एक्चुअल में हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो रखा हुआ है वो सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन है, और इस कारण से यहाँ पर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है जबकि बाहर क्या है? कम है। इसमें क्या होगा? वाटर विल मूव आउट। क्यों? क्योंकि पानी कहाँ ज़्यादा है? सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, और इसलिए वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? सेल के अंदर से सेल के बाहर। यहाँ क्या हो रहा था? बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा? श्रिंकेज। ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी। यहाँ पर स्वेल हो जाती, फुल जाती, जबकि यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी। और तीसरे तरह का जो सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो वर्ड का मतलब ही होता है सेम या सिमिलर। तो मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर
दोनों तरफ क्या हो, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। तो मतलब जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर भी आएगा, मतलब नेट मूवमेंट जो है वो लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ पर सेल के शेप में कोई चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 तरह के सॉल्यूशन हमने देखे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, तो हमने बोला सेल के बाहर जो वाटर है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, और इसीलिए हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, सेल के अंदर पानी जाएगा और इसलिए सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल के अंदर पानी ज़्यादा, ये एक जो बाहर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट या शुगर है, सॉल्ट या शुगर होने से वहाँ पर पानी कम है, सॉल्ट या शुगर ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है, और इसलिए वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ, और जब यहाँ से पानी निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। इस केस में क्या हो जाती है, स्वेल। यहाँ पर क्या हो जाती है, श्रिंक। ये कौन सा सॉल्यूशन है, हमसे पूछते हैं कि सेल श्रिंक कब हो सकती है, जब उसको कहाँ रखें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल स्वेल कब हो सकती है, जब उसको कहाँ रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो जब सेल के अंदर और सॉल्यूशन में दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, तो जो नेट मूवमेंट होगा वो बराबर रहेगा। हमें ऐसा नहीं बोल सकते कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है या बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट, इस तरह से। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं।